तो आज हम बात करने वाले हैं भूगोल क्लास 10th प्राकृतिक संसाधन के बारे में। इसमें हम प्रश्न उत्तर हल करेंगे। इसके पहले जो लेक्चर में हम प्राकृतिक संसाधन का वन शॉट में जो है इसका इंट्रोडक्शन दे चुके हैं। ये हमारा प्रश्न उत्तर होगा। तो कहता है जलोढ़ मृदा का विस्तार, है ना, जलोढ़ मृदा विस्तार वाले राज्य का नाम बताइए, है ना। जलोढ़ मृदा विस्तार वाले राज्य का नाम बताइए और इनमें कौन सी फसलें उगाई जाती है ना। कुछ प्रश्न इस प्रकार से है, तो इसका हम उत्तर लिखेंगे। ठीक, कहता जलोढ़ मृदा मुख्य रूप से उत्तर भारत के पश्चिम पंजाब से लेकर, है ना, जलोढ़ मृदा उत्तर भारत के पश्चिम पंजाब, है ना, पश्चिम पंजाब से लेकर उत्तर मैदान तक, है ना, उत्तर मैदान तक फैला है। और कहता है मुख्य रूप से, है ना, मुख्य रूप से राजस्थान एवं गुजरात, है ना, राजस्थान एवं गुजरात में जलोढ़ मृदा पाई जाती है ना। राजस्थान एवं गुजरात में जलोढ़ मृदा पाई जाती है, जलोढ़ मृदा पाई जाती है, मृदा पाई जाती है। इसकी प्रमुख फसल जो है वो कुछ इस प्रकार से है। गन्ना हो गया, गेहूं हो गया, चावल हो गया, दलहन हो गया, है ना। जलोढ़ मृदा किसे कहते हैं? तो जलोढ़ मृदा कहता है नदियों द्वारा बहाकर लाए गए मलबों के निक्षेप से जिस मृदा का निर्माण होता है उसे हम क्या कहते हैं? जलोढ़ मृदा, है ना। मान लेते हैं नदी जो है वो क्या किया, बहाकर मिट्टी को लाया और कहीं मैदान पर बिछा दिया, है ना, तो उसी को हम क्या कहेंगे? जलोढ़ मृदा कहेंगे। और ये जो है जलोढ़ मृदा काफी उपजाऊ मिट्टी होता है। इसमें मुख्य रूप से फसलें जो है गन्ना, गेहूं, है ना, दलहन, ये सभी उगाए जाते हैं। ठीक है, तो लिख देते हैं प्रमुख फसल क्या है? प्रमुख फसल। ठीक है, इस प्रकार से हम लिख देते हैं आंसर में। तो हो गया गन्ना, गेहूं, चावल, है ना, चावल, और क्या हो जाएगा? गन्ना, गेहूं, चावल, दलहन, ठीक है, इत्यादि। ये सभी जो फसलें हैं मुख्य रूप से उपजाई जाती है, ठीक है, जलोढ़ मृदा में। चलो उसके बाद अगला क्वेश्चन जो है कुछ इस प्रकार से है कि समुच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? समुच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? तो इसको हम मिटा लेते हैं। उसके बाद हम लिखेंगे समुच्च कृषि से आप क्या समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है क्वेश्चन नंबर 2 कुछ इस प्रकार से है कि समुच्च कृषि, है ना, समुच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? समुच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? आप क्या समझते हैं, ठीक है। समुच्च कृषि से आप क्या समझते हैं? समुच्च का अर्थ हुआ समुच्च, मतलब सभी एक साथ, है कि नहीं। समुच्च कृषि तो सभी एक साथ कृषि अगर कर रहे हैं तो क्या कहा जाएगा? समुच्च कृषि। ठीक है, इसको हम बता देते हैं कि पहाड़ी क्षेत्रों में क्या होता है, अधिक वर्षा होते हैं और अधिक वर्षा के कारण से क्या होता है, पहाड़ पर से पानी नीचे की ओर बढ़ता है काफी तीव्रता के साथ, है ना। ढाल पर से पानी जब नीचे की ओर गिरेगा तो उसमें क्या होगा, उसके दाब में वृद्धि होंगे, है ना, उसकी तीव्रता बढ़ेगी, है ना, उसमें तेजी बढ़ेगा और तेजी पानी जो है क्या करेगा, मिट्टी को बहा कर ले जाएगा। तो इसे रोकने के लिए सभी लोग क्या करते हैं, एक साथ जुताई करते हैं, है ना। एक साथ जुताई करने से क्या होता है कि पानी जो है उसमें रोकथाम आ जाता
है ना, क्योंकि जुताई होने के बाद क्या है, मिट्टी भुरभुरा हो जाता है और वो पानी को ज्यादा से ज्यादा सूख पाता है ना, अपने अंदर नमी को एक्सेप्ट करने का, स्वीकार करने का जो क्षमता है वो बढ़ जाता है ना। इसी को हम क्या कहते हैं, समुचित कृषि कहते हैं। ठीक है, क्या कहते हैं, समुचित कृषि कहते हैं। तो इसको हम मिटा लेते हैं सबसे पहले। कहता पहाड़ी क्षेत्रों में, है ना, पहाड़ी क्षेत्रों में अधिक वर्षा के कारण जल तीव्रता से ढाल से बहते हैं, जो अपने साथ, है ना, जो अपने साथ मिट्टी को बहा ले जाते हैं। किसको बहा ले जाते हैं, मिट्टी को, है ना, मिट्टी को बहा ले जाते हैं, बहा ले जाते हैं, ठीक है। इसी को रोकने के लिए, है ना, इसी को रोकने के लिए समुचित जुताई किया जाता है ना, समुचित जुताई की जाती है ना। समुचित जुताई मतलब एक साथ सभी अपना खेत जुता लेते हैं ना, ट्रेलर पावर से, ये तो है ना, ट्रैक्टर से। समुचित जुताई मतलब एक साथ खेत की जुताई, है ना, ठीक है। इससे क्या होता है, इससे क्या होता है कि वर्षा जल जो है मिट्टी को बहा नहीं पाते हैं। जुताई रोकने के लिए समुचित जुताई की जाती है। इससे वर्षा जल मिट्टी को बहा नहीं पाते हैं, है ना, मिट्टी को बहा नहीं पाते हैं, ठीक है। इसे हम क्या कहते हैं, समुचित जुताई कहते हैं। इस प्रक्रिया को हम समुचित जुताई कहते हैं। इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं, समुचित जुताई कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में कृषि की कौन सी पद्धति उपयोगी मानी जाती है। पवन अपर्दन मतलब जहां पर पवन चलता है और पवन के कारण, हवा के कारण मिट्टी का अपर्दन होता है, मिट्टी एक जगह से दूसरी जगह स्थानांतरित हो जाते हैं, है ना, चले जाते हैं, ठीक है। तो इस यहाँ पर जो है सबसे उपयोगी साबित होगा पट्टिका कृषि, है ना। घासों की एक पट्टिका बनाई जाती है, पट्टी जो क्या करता है, मिट्टी को, है ना, घास की जो जड़ है वो जकड़े रखता है ना। इसको हम कहते हैं पट्टिका कृषि, है ना। इससे क्या होता है कि जो घास की पट्टिका है वो क्या करेगा, कण को, मिट्टी के कण को, है ना, रोकेगा। किसे, पवन के अपर्दन से, है ना, पवन के अपर्दन से, है ना। अपर्दन मतलब क्या होगा, एक जगह से दूसरी जगह जाना, मिट्टी का एक जगह से दूसरी जगह जाना, तो इसको रोकेगा।
चलो तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लिख देते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये हमारा होगा। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। इसको हम मिटा लेते हैं थोड़ा सा। क्वेश्चन है पवन अपर्दन वाले क्षेत्र में, वाले क्षेत्रों में है ना, कौन सी कृषि है ना, कौन सी कृषि उपयोगी मानी जाती है, उपयोगी मानी जाती है। ठीक है, कहता है उत्तर होगा कि पट्टिका कृषि है ना, पट्टिका कृषि है ना, पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में है ना, पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में, अपर्दन वाले क्षेत्रों में, उपयोगी मानी जाती है ना। क्या मानी जाती है? पवन अपर्दन वाले क्षेत्रों में उपयोगी मानी जाती है, उपयोगी मानी जाती है। इस कृषि में क्या होता है? इस कृषि में क्या होता है कि फसलें घास के बीच में, घास की पट्टिका बनाई जाती है ना, फसलों के बीच में है ना। इस कृषि में क्या होता है? इस कृषि में फसलों के बीच है ना, फसलों के बीच घास की पट्टिका बनाई जाती है, घास की पट्टिका है ना, पट्टिका बनाई जाती है। जिससे क्या होता है कि पवन के कारण मृदा का जो अपर्दन है ना, जो मिट्टी का स्थानांतरण होना है वो रुक जाता है ना। जिसके कारण क्या होता है, इससे तेज पवन खेत की मिट्टी को उड़ा नहीं पाते हैं है ना। इससे क्या होता है, इससे तेज पवन है ना, तेज मतलब काफी तीव्रता के साथ जो है ना तेज पवन खेत की मिट्टी को है ना, खेत की मिट्टी को उड़ा नहीं पाते हैं, ठीक है, उड़ा नहीं पाते हैं। उसके बाद हम अगला क्वेश्चन शुरू करेंगे। अगला क्वेश्चन है, भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है? यहाँ की मृदा की क्या विशेषता है? मतलब भारत के किन किन क्षेत्रों में डेल्टा का विकास हुआ है, यहाँ की जो मृदा है, यहाँ की जो मिट्टी है, उसकी विशेषता क्या है, उसके अंदर कैसा गुण है, ठीक है, ये हमें बताना है। तो भारत के तटीय इलाके क्षेत्रों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है। ठीक, इसके बारे में हम लिखते हैं, पहले क्वेश्चन लिख लेते हैं, इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद हम क्वेश्चन लिखते हैं।
क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से है। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा ना। क्वेश्चन है भारत के किन भागों में नदी डेल्टा का विकास है ना, नदी डेल्टा का विकास हुआ है। और यहाँ की मृदा की विशेषता क्या है? यहाँ की मृदा की विशेषता है ना, विशेषताएं मृदा की विशेषताएं हैं। मृदा की क्या विशेषताएं है ना? तो कहता है भारत के मुख्यतः तटीय इलाकों में है ना, तटीय इलाकों में नदी डेल्टा का विकास हुआ है ना, नदी डेल्टा का विकास हुआ है, ठीक है। कहता भारत के पूर्वी क्षेत्र है ना, पूर्वी तटीय है ना, भारत के पूर्वी तटीय है ना, पूर्वी तटीय क्षेत्रों में भी है ना, क्षेत्रों में भी नदी डेल्टा का विकास हुआ है, नदी डेल्टा का विकास हुआ है। कहता पश्चिम बंगाल में गंगा का डेल्टा विश्व प्रसिद्ध है ना, पश्चिम बंगाल में कौन डेल्टा प्रसिद्ध है? पश्चिम बंगाल में गंगा का डेल्टा विश्व प्रसिद्ध है ना, गंगा का डेल्टा विश्व प्रसिद्ध है, ठीक है। उसके अलावा जो है महानदी, गोदावरी, कावेरी है ना, कृष्णा है ना, इन सभी द्वारा डेल्टा बनाए गए हैं। महानदी हो गया, गोदावरी के बाद महानदी, गोदावरी है ना, कृष्णा, कावेरी नदियों द्वारा डेल्टा का विकास किया गया है, ठीक है। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं महानदी, कौन कौन महानदी हो गया गोदावरी, कृष्णा, कावेरी है ना, महानदी, कृष्णा, गोदावरी है ना, गोदावरी और कावेरी नदियों द्वारा है ना डेल्टा का विकास किया गया है, नदियों द्वारा है ना, नदियों द्वारा डेल्टा का विकास किया गया है, विकास किया गया है, ठीक है। और इन सभी जहां भी डेल्टा होगा है ना, जहां भी डेल्टा का मतलब क्या है कि नदियों द्वारा है ना, डेल्टा का मतलब है कि नदियों द्वारा है ना, नदियों द्वारा लाए गए मलबू है ना, मलबू से निर्मित मतलब बनाया हुआ मृदा का मैदान क्या कहलाएगा? डेल्टा। क्या कहलाएगा? डेल्टा का मतलब हुआ कि नदियों द्वारा बहाकर लाए गए निक्षेप से निर्मित मैदान
वो हम क्या कहते हैं, डेल्टा। और जिस जहां नदी होगा उसके किनारे जो है कहीं ना कहीं एक लंबा विस्तार है ना, बहुत विशाल क्षेत्र में मैदान जरूर से जरूर होंगे। ठीक है, तो जैसे महानदी द्वारा भी एक डेल्टा बनाया गया, कृष्णा द्वारा भी बनाया गया है, कावेरी द्वारा भी बनाया गया, गोदावरी द्वारा भी बनाया गया है ना, और गंगा द्वारा जो बनाया गया पश्चिम बंगाल में है ना, एक बहुत लंबा चौड़ा मैदान बनाया गया। ठीक है, गंगा द्वारा पश्चिम में है ना, पश्चिम में न रहे, पश्चिम में, पश्चिम तरफ है ना, पश्चिम बंगाल में है, पश्चिम बंगाल में, पश्चिम बंगाल में है ना। पश्चिम बंगाल में जो है गंगा नदी द्वारा बनाया गया है सबसे बड़ा डेल्टा, जो पूरा विश्व प्रसिद्ध है। तो नदी जो है डेल्टा का निर्माण करता है। डेल्टा मतलब क्या है, वैसा मैदान जहां पर जलोढ़ मृदा का विस्तार हो। किसका विस्तार हो, जलोढ़ मृदा का, है ना, वहां पर जलोढ़ मृदा फैले हुए हैं सिर्फ। ठीक है, और नदियों द्वारा लाए गए मलबों से निर्मित मृदा को हम क्या कहते हैं, जलोढ़ मृदा ही कहते हैं। तो जहां पर कहता नदी है और उसने क्या किया, बहाकर ले आया जलोढ़ मृदा को और बिछा दिया, तो कहलाएगा नदियों द्वारा बनाया गया डेल्टा, है ना, नदी डेल्टा। इसीलिए हम इसका नाम रख दिए नदी डेल्टा। तो नदी डेल्टा का विकास कहाँ होगा, जहां नदी होगा, है ना, जहां तटीय क्षेत्र होंगे, जहां किनारा होगा नदी का, है ना, किनारा, वहीं पर क्या होगा, विस्तार होगा। चलो ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन है, फसल चक्रण मृदा संरक्षण के में किस प्रकार सहायक है ना, फसल चक्रण, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है। अगला जो क्वेश्चन है वो कुछ इस प्रकार से है कि फसल चक्रण, है ना, फसल चक्रण, फसल चक्रण मृदा संरक्षण, मृदा संरक्षण मतलब मृदा बचाव, है ना, मृदा संरक्षण में किस प्रकार सहायक है, किस प्रकार सहायक है, मतलब सहायता प्रदान करता है, सहायक है। देखो क्या होता है कि यदि हम एक ही मिट्टी के ऊपर एक ही फसल अगर बार बार लगाते हैं, है ना, तो उसकी जो उर्वरक क्षमता है, जो उसकी उपजाऊ क्षमता है, वो खत्म हो सकती है ना। इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, है ना, क्योंकि एक फसल जो है खास प्रकार के पोषक तत्व को मिट्टी से खींचता है। तो मान लेते हैं गेहूं हमने लगाया, तो गेहूं को जो पोषक तत्व चाहिए वो मिट्टी से खींच लेगा, है ना, और फिर गेहूं लगाएंगे तो फिर खींच लेगा, है ना, फिर खींचेगा। तो इससे क्या होगा कि मृदा कमजोर हो जाएंगे, है ना, मिट्टी का क्षय हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, अलग अलग फसल लगाना चाहिए, फसल चक्रण करना चाहिए, है ना, कभी ये फसल, कभी वो फसल, कभी गेहूं लगा दिए, कभी चावल लगा दिए, कभी कुछ कभी कुछ, है कि नहीं, इस प्रकार से। कहता है एक ही फसल को लगातार बोने से, है ना, एक ही फसल को लगातार बोने से, है ना, लगातार बोने से मृदा की उर्वरक क्षमता, है ना, मृदा की उर्वरक क्षमता, उपजाऊ क्षमता, है ना, उर्वरक क्षमता में कमी आती है। क्या आती है, कमी आती है, आती है। इसलिए साल भर में, है ना, इसलिए एक वर्ष में 3 फसलें क्रमबद्ध तरीके से लगाना चाहिए, है ना, एक वर्ष में 3 फसलें, कितने फसलें, 3 फसलें क्रम
अनुसार, है ना, क्रमानुसार लगाना चाहिए, चाहिए, जिसे हम क्या कहते हैं, जिसे फसल चक्रण कहते हैं, जिसे फसल चक्रण कहते हैं, चक्रण कहते हैं, क्या कहते हैं, फसल चक्रण कहते हैं। उसके बाद लिखना है फसल चक्रण, है, फसल चक्रण के कारण, है ना, मृदा को अपने पोषक, अपने उर्वरक क्षमता को बढ़ाने का अवसर मिल जाता है, के कारण मृदा को उर्वरक क्षमता, है ना, उर्वरक क्षमता बढ़ाने का अवसर मिल जाता है, बढ़ाने का अवसर मिल जाता है, अवसर मिल जाता है, जाता है, ठीक है। इस प्रकार से क्या है, फसल चक्रण मृदा संरक्षण में क्या है, सहायक है, ठीक। इस प्रकार से लिख देना अंतिम में। उसके बाद हम आते हैं जल क्रांतता कैसे उपस्थित होती है, मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है ना, क्वेश्चन है, जल क्रांतता कैसे उपस्थित होती है, मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है, ठीक है। इसको हम मिटाते हैं। क्वेश्चन है, 5वां नंबर क्वेश्चन है, ये 5वां क्वेश्चन, अच्छा, छठा क्वेश्चन है, 5वां हम बता दिए थे ना। क्वेश्चन है जल क्रांतता कैसे उपस्थित होती है, जल क्रांतता कैसे उपस्थित होती है। जल क्रांतता का अर्थ होता है जल की अधिकता होती है, और यह जो है ना मृदा अपरदन में क्या भूमिका निभाती है ना, मृदा में क्या भूमिका निभाती है, भूमिका, है ना, मृदा अपरदन में इसकी क्या भूमिका है ना, इसकी क्या भूमिका है, इसकी क्या भूमिका है। इस प्रकार से क्वेश्चन लिख देते हैं शॉर्ट थोड़ा सा। चलो देखो, आंसर में लिखना है कि अधिक सिंचाई करते हैं तो क्या होता है कि जल की जो मात्रा है खेतों में ज्यादा हो जाता है। अब जल की मात्रा अधिक होने के कारण क्या होता है, ये तो अधिक वर्षा के कारण, ये तो अधिक सिंचाई के कारण, है ना, खेतों में क्या होता है जल की जो मात्रा है वो बढ़ जाता है ना, बुष्ट हो जाता है, ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं, जल क्रांतता कहते हैं। मतलब जल की अधिकता ही क्या कहलाएगा, जल का क्रांतता कहलाएगा। और जल अधिक बढ़ जाने के कारण से क्या होता है, मृदा जो है वो एक जगह से बहकर दूसरी जगह चले जाते हैं, मतलब स्थानांतरित हो जाते हैं। और यही हुआ जल क्रांतता का, है ना, मृदा अपरदन में भूमिका, ठीक है। मतलब कहीं ना कहीं जल क्रांतता भी शामिल है मृदा अपरदन करने में। अगर जल क्रांतता होता है तो मृदा का भी अपरदन होगा, ठीक है। तो लिखना है अत्यधिक वर्षा, अत्यधिक
वर्षा वाले क्षेत्र या अधिक सिंचाई है होने के कारण, है ना, होने के कारण जल क्रांतता, है ना, जल क्रांतता, जल क्रांतता को हम क्या लिखेंगे, जल की अधिकता, है ना, जल की अधिकता, तथा होने के कारण जल क्रांतता यानी जल की अधिकता की समस्या उत्पन्न होती है, की समस्या उत्पन्न होती है, उत्पन्न होती है, होती है, ठीक है, जल क्रांतता की समस्या उत्पन्न होती है, ठीक। जल क्रांतता के कारण, है ना, जल की अधिकता के कारण मृदा बहकर बहकर एक जगह से दूसरी जगह, है ना, एक जगह से दूसरी जगह, एक जगह से दूसरी जगह, दूसरी जगह स्थानांतरित होते हैं। क्या होते हैं? स्थानांतरित होते हैं। होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से मृदा अपरदन में जल क्रांतता की भूमिका है ना। इस प्रकार से मृदा अपरदन में जल क्रांतता की भूमिका है ना। जल क्रांतता की भूमिका है। अगला जो क्वेश्चन है कि हमारे देश में अधिक पशुधन होने के बावजूद भी, है ना, पशुधन का जो योगदान है अर्थव्यवस्था में नहीं है। क्यों नहीं है? इसका कारण लिखना है, ठीक है। कुछ अंतिम प्रश्न है ये। प्रश्न कुछ इस प्रकार से है कि भारत में अधिक पशुधन होने के बावजूद भी, है ना, भारत में अधिक पशुधन होने के बावजूद भी, भारत में अधिक पशुधन, है ना, भारत में अधिक पशुधन होने के बावजूद भी, अधिक पशुधन होने के बावजूद भी, होने के बावजूद भी अर्थव्यवस्था में, भारतीय अर्थव्यवस्था में, है ना, भारतीय अर्थव्यवस्था में इसका योगदान, है ना, किसका योगदान? पशुधन का। इसका योगदान नगण्य है, योगदान नगण्य है, मतलब ना के बराबर है।
देखो भारत जो है, भारत में पशुधन अधिक है ना, मवेशी ज्यादा है, गाय भैंस बकरी है ना, ये सब ज्यादा है। लेकिन इसके बावजूद भी भारत में जो है, भारत की जो अर्थव्यवस्था है इसमें उसका योगदान क्यों नहीं है? इसके पीछे का कारण है कि यहाँ पशुधन अग्रणी तो है, लेकिन यहाँ अस्थायी चारागाह नहीं है, जहां पर लोग जो है ना, पशुओं को चरा सके, है ना। जहां पर फसल उपजाया जाता है वहीं पर लोग पशुओं को क्या कराते हैं, चराते हैं। जिसके कारण से क्या है कि यहाँ जो पशुधन की जो महत्वता है नहीं बढ़ी है ना, उसके उसमें वृद्धि नहीं हुआ है, ठीक। जिसके कारण से पशुधन का कोई योगदान नहीं है अर्थव्यवस्था में, ठीक है। और जैसे जैसे कृषि क्षेत्र बढ़े हैं वैसे वैसे चारागाह क्षेत्र क्या है, चारागाह क्षेत्रों में कमी आई है, ठीक है। जिसके कारण से पशुधन का कोई योगदान नहीं है भारतीय अर्थव्यवस्था में, है ना, है बहुत कम है, नगण्य है, ना के बराबर है, ठीक है। कहता है भारत को, है ना, यहां से हम उत्तर लिखते हैं, भारत को पशुधन मामलों में, है ना, भारत को पशुधन मामलों में, पशुधन मामलों में, है ना, पशुधन मामलों में अग्रणी रखा गया, आगे रखा गया है। अग्रणी रखा गया है ना, अग्रणी रखा गया है। किंतु यहां अस्थाई चारागाह नहीं है, अस्थाई मतलब अस्थिर है ना, अस्थाई चारागाह नहीं है, चारागाह उपस्थित नहीं है, उपस्थित नहीं है, ठीक है, उपस्थित नहीं है। बहुत कम, है ना, बहुत कम चारागाह, चारागाह हैं जो जो पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है, जो पशुधन के लिए, है ना, पशुधन के लिए पर्याप्त नहीं है, मतलब ज्यादा नहीं है, कम है ना, पर्याप्त नहीं है। कृषि कृषि क्षेत्र विस्तार के कारण, कृषि क्षेत्र विस्तार के कारण, है ना, विस्तार के कारण, के कारण क्या हुआ, चारागाह क्षेत्र में कमी आई है, चारागाह क्षेत्र में क्या आई है, क्षेत्र में कमी आई है, कमी आई है, आई है, आई है, ठीक है, कमी आई है। इसीलिए कह सकते हैं कि भारतीय अर्थव्यवस्था में पशुधन का कोई योगदान नहीं है। जिसके कारण पशुपालन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, जिसके कारण क्या हुआ, पशुपालन पर, है ना, पशुपालन पर प्रतिकूल मतलब उल्टा, है ना, प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है, प्रभाव पड़ा है। अतः हम कह सकते हैं कि इसीलिए पशुधन का भारतीय अर्थव्यवस्था में कोई योगदान नहीं है, है ना, कोई योगदान नहीं है, ठीक। इस प्रकार से लिख लेना अंतिम में। तो आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।